एसपीडी का जो एसपीडी बुक है जनरल अवेयरनेस, इसका ये हमारा 19वां क्लास है। 18 क्लास अब तक हो चुका है। 18 क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी है ज्योग्राफी और जो भी महत्वपूर्ण संबंधित है वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। चलिए उसमें अब देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में, सबसे कम कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है पंजाब में, सबसे कम कर्नाटक में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि होती है क्रमशः 6 माह 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि होती है, न्यूनतम होती है 6 माह, अधिकतम होती है 3 वर्ष। उसके बाद देखेंगे वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितने बार वित्तीय आपात की घोषणा किया जा चुका है? एक बार भी नहीं। अब तक कितने बार वित्तीय आपात की घोषणा किया जा चुका है? एक बार भी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर सांसद को स्वीकृति जारी है? 2 माह के अंदर। वित्तीय आपात की घोषणा को कितनों दिनों के भीतर सांसद को स्वीकृति जरूरी है? 2 माह के अंदर। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीन पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन जो स्थित है रायसीन पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। राष्ट्रपति का पद खाली होने का कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों संबंधित विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद से शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम सीमा है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 4 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 4 लाख रुपया। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद के दोनों सदन सभी सदन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद के दोनों सदन सभी सदन। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी काम कौन सा करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद देखेंगे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ था। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री अन्य मंत्री। मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं 3 स्तर के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं 3 स्तर के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों को जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे। उसके बाद देखेंगे गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्ण और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद का ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है पीवी नरसिंह राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। जय जवान जय किसान का नारा दिया था द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक। देश में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1951 ईस्वी में। देश में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। प्रकलन समिति के सदस्यों कार्यकाल 1 वर्ष में कुल संख्या 30। लोकसभा में से प्रकलन समिति के सदस्यों कार्यकाल 1 वर्ष का होता है कुल 30 लोकसभा से। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्रकलन समिति। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्रकलन समिति। लोकसभा समिति के सदस्यों की कुल संख्या होता है 22, 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा। लोकसभा की समिति के सदस्यों का कुल संख्या होता है 22, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। प्रकलन समिति से जुड़वा बहन कहा जाता है लोकसभा समिति को। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोकसभा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कर और नियुक्ति करता है लोकसभा के अध्यक्ष। पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति है। पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक 3 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक 3 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्यों के प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाती है? 1/3 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाती है? 1/3 सदस्य। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा में राज्यों संघों का प्रतिनिधित्व किया जाता है उनके जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में राज्यों और संघों को प्रतिनिधित्व किया जाता है उनके जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति के जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम होता है 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम होता है 1/10। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि यह सब कभी भी भंग विघटित नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि यह कभी भंग और विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्य। उसके बाद देखेंगे जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र में अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा के पहली महिला महासचिव कौन थी? B.S. रामा देवी थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? B.S. रामा देवी थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। अभिनेत्री पृथ्वीराज कपूर।
राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेत्री पृथ्वी राज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष व 30 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसके बाद देखेंगे लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा के संरचना का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का गठन हुआ है 6 मई 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ है 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा का अधिकतम सदस्य हो सकता है क्रमशः 552 और 250। लोकसभा तथा राज्यसभा का अधिकतम सदस्य हो सकता है 552 तथा 250। उसके बाद देखेंगे लोकसभा वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 गया है 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटों आरक्षित किया गया है क्रमशः 84 सीट तथा 47 सीट। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटों को आरक्षित है क्रमशः 84 सीट और 47 सीट है। उसके बाद आगे देखेंगे लोकसभा में राज्यों को सीट को आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों का सीट का आवंटन होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रावधान चुनाव होता है 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 के जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध का 1/6 भाग। उसके बाद देखेंगे लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 25,000। SC ST के लिए 12,500। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 25,000। SC ST के लिए है 25,000। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। इसके बाद देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्ण हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को समाप्ति को पूर्ण हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JB मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JB मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत श्याम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत श्याम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा महाअध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष है। प्रोम्प्टम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोम्प्टम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोम्प्टम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोम्प्टम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्मित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। प्रोम्प्टम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्मित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रमंडल अध्यक्षों को सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों को सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारत को किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया था? तो ये आपका लागू किया था पंजाब में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया था? पंजाब में किया था। राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनवाया था? तो ये बनाया था आपका एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनवाया था? एडविन लुटियंस ने बनवाया था।
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीन पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? रायसीन पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है? राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह होता है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि होती है 6 माह। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। उसके बाद देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद सिंह। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री है, तो ये आपका हो जाएगा नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो ये आपका लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। उसके बाद देखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये आपका दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को सुनवाई कौन करता है? तो ये आपका करता है उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों की सुनवाई करता है उच्चतम न्यायालय करता है। लोक लेखा समिति की कुल कितने सदस्य होता है? तो लोक लेखा की जो समिति होता है 22 होता है। लोक लेखा की समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितने जमानत राशि निश्चित की गई है? जो जमानत राशि है ये आपका कितना हो जाएगा? ये 25,000 रुपये है। ये आपका जमानत राशि है 25,000 रुपये है। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी B.N. रामा देवी थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी B.N. रामा देवी थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी, तो राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री दादा साहेब फाल्के थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता थे, अभिनेत्री नहीं अभिनेता थे, दादा साहेब फाल्के थे। उसके बाद देखेंगे लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपका हो जाएगा 552। लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी आपका 1991 में। भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1991 की गई थी। प्रकलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्रकलन समिति में आपका होता है 30 होते हैं। प्रकलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी 23 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 23 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो यह होता है 6 साल का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यह 6 साल का होता है। उसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है? तो ये आपका करता है अनुच्छेद 75 के तहत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 75 के तहत। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखेंगे लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। मीरा कुमार थी। प्रोम्पटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोम्पटम की स्पीकर राष्ट्रपति करता है। प्रोम्पटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था।
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। इसके बाद देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, तो अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। इसके बाद देखेंगे राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाती है? तो ये आपका हो जाती है 1/3 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाती है? तो 1/3 हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो आपका हो जाएगा 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपका उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? लोकसभा के। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद देखेंगे भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो सौंपता है राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 4 लाख होता है। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है, तो ये आपका हो जाएगा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा का वेतन पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद इसी टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे किसी विशेष दिन में लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये 20 हो जाएगा। किसी विशेष दिन लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 हो जाएगा। तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं मौखिक रूप से। तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकालीन स्थिति में 1 वर्ष के लिए। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकालीन में 1 वर्ष के लिए। इसके बाद देखिए पहली बार विपक्ष के दल नेता मान्यता दी गई थी 1969 ईस्वी में। पहली बार विपक्ष में दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 ईस्वी में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभाष सिंह थे। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभंग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों को समर्थक में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन में से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। उसके बाद देखेंगे प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों संख्या का 1/10 अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति का कुल सदस्य संख्या होता है 1/10 अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट पर किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 से। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक राज्यभाषा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक लोकसभा के प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति को। धन विधेयक लोकसभा के प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति को।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, छोटा चांदनी चौक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, छोटा चांदनी चौक। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकार है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि का अधिकार है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदस्य बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। किसी सदस्य का सदन न होने पर किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व को निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व में निर्वहन को मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विविध सलाहकार होता है महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। राज्य सरकार का प्रथम विविध सलाहकार होता है महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत सरकार को व्यय के नियंत्रण करने के लिए शक्ति नियंत्रण व महालेखन परीक्षा को। भारत सरकार को व्यय को नियंत्रण करने के लिए शक्ति है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा को। उसके बाद देखेंगे देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण। नियंत्रण महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 168(1) के तहत। नियंत्रण महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 168(1) के तहत। नियंत्रण महालेखा परीक्षा का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष। नियंत्रण महालेखा परीक्षा का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष। नियंत्रक महालेखा परीक्षा लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। नियंत्रण महालेखा परीक्षा लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा संहिता का गाइड मित्र मार्गदर्शन होता है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षा लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। नियंत्रण महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति के राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा समिति का गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 अनुच्छेद 124। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है 28 फरवरी 1950 को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त करता है अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश है 34 है। एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश है 34 है। एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 रुपया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को संबोधित कर। सर्वोच्च न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति के संबोधित कर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाया जा सकता है सांसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है सांसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट को अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष। उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण
संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। उसके बाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था केशवानंद भारती केस में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था केशवानंद भारती केस में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में किया गया था। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में किया गया था। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 224 के तहत। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। इसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर है। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 25 मार्च 2013 को हुई थी। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 25 मार्च 2013 को हुई थी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 26 मार्च 2013 को हुआ था। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 को हुआ था। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पंडिचेरी। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पंडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र। गोवा, दमन दीव तथा दादर व नगर हवेली। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव व दादर व नगर हवेली। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला राज्य न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल का पद के लिए न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष। राज्यपाल के मासिक वेतन होता है 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल के मासिक वेतन होता है 3.5 लाख रुपया।
राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति से प्रेरित, राज्यपाल का उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति से प्रति, राज्यपाल का उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। राज्य विधानमंडल का अंग है विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा, विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद, अनुसूची 171। राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद, अनुच्छेद 171। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 और 5 वर्ष। विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 एवं 5 वर्ष। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्यपाल के कार्यवाही को वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित दी गई है? तो आपका दी गई अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित दी गई? अनुच्छेद 110। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कितने वर्ष के उम्र में सेवानिवृत्ति हो जाती है? तो आपका हो जाती है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितने वर्षों की उम्र में सेवानिवृत्ति हो जाती है? तो 65 वर्ष। उसके बाद देखेंगे भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्यसभा के सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया है? तो आपका चुना गया है कमलपति त्रिपाठी को। कमलपति त्रिपाठी को। राज्यसभा के सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया है? कमलपति त्रिपाठी को। उसके बाद देखेंगे लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया है? तो चुना गया है आपका राम सुगब सिंह को। लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया है? राम सुगब सिंह को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कितने वर्ष के उम्र को सेवानिवृत्ति हो जाती है? तो हो जाती है 62 वर्ष में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कितने वर्ष में उम्र में सेवानिवृत्ति हो जाती है? 62 वर्ष। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। उसके बाद देखेंगे कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च उच्च न्यायालय पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 137। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 137। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपका करता है अनुच्छेद 137। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। भारत में पहली बार संसद के विपक्षी दल का नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई थी? तो आपका दिया गया था 1969 ईस्वी में। भारत में पहली बार संसद के विपक्षी दल का नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई थी? 1969 ईस्वी में। विधानमंडल का उच्च सदन कौन है? तो विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है। विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो विधानमंडल का ये विधान परिषद होगा, वो राज्यसभा नहीं होगा, सॉरी। विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो ये हो गया विधान परिषद हो जाएगा। किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका जीबी मावलंकर के। किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीबी मावलंकर के। भारत का प्रथम विधि का अधिकार कौन होता है? भारत का प्रथम विधि का अधिकार कौन होता है? तो ये देखेंगे ये महान्यायवादी होता है। भारत का प्रथम विधि का अधिकार ये महान्यायवादी को होता है। उसके बाद देखेंगे धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया जाता है। तो धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा में अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है?
तो ये रोक सकता है आपका 14 दिन तक। धन विधेयक को राज्यसभा में अपने पास कितने समय तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। भारत राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल है, तो भारत राज्य के प्रथम राज्यपाल जो है आपको सरोजिनी नायडू है। भारत राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये आपका करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 76 के तहत। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जनहित याचिका जो प्रस्तुत किया जाता है ए और बी दोनों में, सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकार होता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि का अधिकार होता है महाधिवक्ता। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकार होता है महाधिवक्ता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपका हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार को व्यय का नियंत्रण करता है, तो भारत सरकार को व्यय का नियंत्रण जो करता है वो आपका करता है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा। भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण करता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 148। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है? सिर्फ 2 के पास, सिर्फ 2 के पास। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो ये आपका किया गया है 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को किया गया है। उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये आपका होते हैं 34। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 होते हैं। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुई थी 1862 में। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय है 25। वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 214। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो ग्रहण करवाता है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। गोवा, दमन दीव एवं दादर व नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आपका आता है मुंबई उच्च न्यायालय में। गोवा, दमन दीव व दादर व नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। उसके बाद देखेंगे प्रत्येक राज्य एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपका किया गया है अनुच्छेद 153 में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 153 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोकसभा में कोरम के कुल सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में कोरम की जो कुल सदस्य होते हैं 1/8 होते हैं। लोकसभा में नहीं 1/10 हो जाएगा, गलत है। लोकसभा में कोरम के कुल सदस्य कितने होते हैं? 1/10 होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो यह आपका निर्धारित करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देखेंगे विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकता है 14 दिनों तक। विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को रोक सकता है 14 दिनों तक। विधान परिषद का स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है संसद के अनुच्छेद 169 के तहत, जबकि विधानसभा के संकल्प पारित कर देता है। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है संसद के अनुच्छेद 169 के तहत, जब विधानसभा संकल्प पारित कर देता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। विधानसभा अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को।
राज्य के राज्यपाल को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक। विधानसभा के राज्यपाल को आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 तथा 500। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 50 तथा 60 तथा 500। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य को। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्यों को। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 60 होता है। राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 1/3 कम से कम 40 होता है। 60 नहीं 40 होता है। राज्य विधानमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। राज्य विधानमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है क्रमशः 30 वर्ष तथा 25 वर्ष। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 वर्ष तथा 25 वर्ष। विधानसभा का 2 सत्रों के बीच का समयांतराल होता है 6 माह का। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का समयांतराल 6 माह का होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख है। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 साल से घटकर 18 साल की गई है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव के मतदान के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है 1993 के चुनाव से। चुनाव में मतदाता के फोटो का युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है 1993 में चुनाव में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 326। संविधान के कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार होता है? 326। वयस्क मताधिकार का उम्र होता है 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार का उम्र होता है 18 वर्ष। उसके बाद देखेंगे भारत सरकार द्वारा सामूहिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी। भारत सरकार द्वारा सामूहिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। पंचायती राज का विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज का विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 9 तक। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 9 तक। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज की प्रणाली की व्यवस्था की गई थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता का विकेंद्रीकरण। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 73वें संविधान संशोधन 1992 का
अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन 1992 को अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई संविधान के भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार के प्रत्येक 5 वर्ष पर। पंचायती राज चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार को प्रत्येक 5 वर्ष पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक अधिकार। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक अधिकरण। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 में है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश है अनुच्छेद 40 में है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1949 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था को वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था को वास्तुकार और शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति। 2 स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति गठन 1977 में। 2 स्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी अशोक मेहता समिति गठन 1977 में। पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 क में। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 के क में। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 क के अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दी गई 44वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची के कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है 18। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है 18। नगर पालिकाओं को जाना जाता है शहरी स्तरीय स्वशासन के नाम से। नगर पालिकाओं को जाना जाता है शहरी स्तरीय स्वशासन के नाम से। स्थानीय स्वशासन का विषय राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन का विषय राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था सन 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687 से 88 में मद्रास में। नगर निगम की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी 1687-88 मद्रास में। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी नगर निगम स्थापित किया गया था 1726 में। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी नगर निगम स्थापित किया गया था 1726 ईस्वी में। नगर पालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष। नगर पालिका को प्रधान होता है अध्यक्ष। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर। मेयर बनाने हेतु न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। मेयर बनाने हेतु न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग 15वें के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एन के सिंह। वर्तमान वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 25। केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त और कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य 10 की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को 10 की नियुक्ति करता है 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजन करने के लिए अनुच्छेद 82 के तहत। प्रथम परिसीमन आयोग का 1952 में जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 के तहत। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। लघु संविधान
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल के 1957 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी 8वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण संविधान प्रदान की गई थी 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1947 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारीय आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। सरकारीय आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित करके जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित करके लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 में जूनागढ़ गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। पहला लोकायुक्त नियुक्ति राजस्थान में। पहला लोकायुक्त नियुक्ति राजस्थान में। काका कलेकर आयोग का गठन 1953 में। काका कलेकर आयोग का गठन 1953 में। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है गोवा। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 44 के। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किसके अनुच्छेद के लिए? अनुच्छेद 44 के तहत। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति को स्वीकृति प्राप्त की थी 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार है विविध का अधिकार। सूचना का अधिकार है विविध का अधिकार। सूचना के अधिकार को परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। सूचना के अधिकार के परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के डॉक्टर एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एन.के. सिंह। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहलाता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहलाता है। नगर निगम के अध्यक्ष कौन क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। उसके बाद देखेंगे पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। विधान परिषद कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो ये करता है 1/6। विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो ये करता है 1/6 करता है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद आगे देखेंगे सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? तो यह किया गया केरल में। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? केरल में। धारा 302 का संबंध किससे है? धारा 302 का संबंध जो है हत्या से। धारा 302 का संबंध किससे? हत्या से है। सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका नागौर में, राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज का व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? नागौर, राजस्थान में। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया? तो ये आपका किया गया है 25 जनवरी 1950 को। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो 1980 में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? तो ये आपका लिया गया 2 अक्टूबर 1959 को ईस्वी में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसका होता है? तो ये आपका होता है राज्य सरकार को। पंचायत चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसका होता है? राज्य सरकार को होता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो ये आपका किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो ये आपका किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। उसके बाद देखेंगे नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 44 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 44 में। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? तो 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 2020 से 25। केंद्र और राज्य के बीच धन का वितरण कौन करता है? तो आपका करता है वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच धन का वितरण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1926 में। 1926 में की गई थी। भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में की गई थी। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1952 में। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका किया गया है अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40 में किया गया है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो आपका किया गया भाग 4 में। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया? भाग 4 में। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका 30 वर्ष। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? 1980 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था 8वां। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 8वां। SC ST को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी? तो आपका दिया गया था 1959 में। SC ST को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी? 1959 में। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद से किया गया है? तो आपका किया गया है C अनुच्छेद 263 के तहत। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के जांच हेतु किस आयोग का गठन किया है? ये सकारिया आयोग का गठन किया गया है। सकारिया आयोग का गठन किया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नगरपालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 9 के क में। नगरपालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 9 का क में। भारत के किस राज्य के प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी? तो ये आपका किया गया था गुजरात में। भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी? ये गुजरात में की गई थी। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 74वां संविधान संशोधन। नगरपालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? तो नगरपालिका का जो वर्णन है 12वीं अनुसूची में है। नगरपालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। अस्थायी स्वशासन के विषय में किस सूची को रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है राज्य सूची में। अस्थायी स्वशासन के विषय में किस सूची को रखा गया है? राज्य सूची को रखा गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? मद्रास में। धारा 307 का संबंध किससे है? तो धारा 307 का संबंध हत्या की कोशिश से है। धारा 307 का संबंध किससे? हत्या की कोशिश से है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार श्रेणी है? तो ये आपका हो जाएगा विविध अधिकार श्रेणी। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार श्रेणी है? विविध अधिकार।
किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा को कब समाप्त किया गया? तो ये आपका समाप्त किया गया 11 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? 11 अगस्त 2009 को। मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो आपका की गई 1687 में। मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1687 में।